तो चलिए बात कर लेते हैं आपकी किसकी, ह्यूमन फिजियोलॉजी की पहले चैप्टर की, और जिसका नाम क्या है आपके, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी ब्रीदिंग की। तो आप देखिए ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें आप करते क्या हैं, आप सांस अंदर लेते हैं, और सांस अंदर लेने को आप क्या बोलते हैं, इन्हेलेशन या इंस्पिरेशन। ठीक है, और फिर आप सांस बाहर छोड़ते हैं, हवा बाहर छोड़ते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं आपकी क्या, ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग क्या होता है ये लिख लेते हैं पहले। तो ब्रीदिंग क्या है आपके, इन्हेलेशन, इन्हेलेशन जिसको आप क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन। ठीक है, और क्या आता है इसके अंदर, एक्सहेलेशन, जिसको आप क्या बोलते हैं, आप एक्सहेलेशन, और इसको आप क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। ठीक है, तो इन्हेलेशन और आपके एक्सहेलेशन। तो ब्रीदिंग सिंपली क्या है, फिजिकल प्रोसेस है जिसमें आप हवा अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, या जिसको आप क्या बोल सकते हैं, इनहेल को आप क्या बोलते हैं, और इंस्पायरेशन। ठीक है, और सांस को बाहर छोड़ते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। ठीक है, तो इनहेलेशन क्या है आपके, इनटेक ऑफ एयर, और एक्सहेलेशन क्या है आपके, रिलीज ऑफ एयर आउट, रिलीज ऑफ एयर आउट। ठीक है, चलिए तो आप बताइए मुझे कि ब्रीदिंग का पर्पस क्या होता है। तो आप कहेंगे सर ब्रीदिंग का पर्पस है आपके ऑक्सीजन लेना। ठीक है, हवा में जो ऑक्सीजन है उसको लेना। अब मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन आपको क्यों चाहिए, तो आप कहेंगे सर हम फूड जो खाते हैं, तो जो फूड है उससे हमें एनर्जी मिलती है, और फूड से एनर्जी कैसे मिलती है, जो फूड है उसका ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की मदद से, और फिर हमें एनर्जी मिलती है। तो देखिए कैसे, आपने मान लीजिए कोई फूड खाया, आपने मान लीजिए रोटी खाई, रोटी क्या है आपकी, स्टार्च। अब स्टार्च आपकी बॉडी में गया, स्टार्च डाइजेस्ट होगा, स्टार्च टूटेगा आपके किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, तो आपके इंटेस्टाइन के अंदर स्टार्च का डाइजेशन हुआ, और वो टूट गया किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। अब ग्लूकोज आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, तो उसके बाद आप देखेंगे आपके ब्लड में क्या है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को आपके टिश्यू ने ले लिया, आपके बॉडी टिश्यू जो है उन्होंने ग्लूकोज ले लिया। अब उनको क्या चाहिए, ग्लूकोज के अलावा उनको चाहिए आपके ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आपके कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन आएगी आपकी ब्रीदिंग से। ठीक है, तो ब्रीदिंग का पर्पस आपको समझ में आ गया। ब्रीदिंग आपको क्यों चाहिए, ऑक्सीजन के लिए। और ऑक्सीजन आपको क्यों चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए आपको ताकि आप फूड को तोड़ करके, ऑक्सीजन की मदद से फूड को तोड़ करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, और दूसरा पर्पस ये है कि जब आपकी एनर्जी बनती है तो साथ में आपके वेस्ट भी बनता है, CO2 भी बनती है, और उस वेस्ट को निकालने के लिए भी आप ब्रीदिंग करते हैं। जो एक्सहेलेशन करते हैं वो CO2 को निकालने के लिए करते हैं, और जो इन्हेलेशन करते हैं वो O2 को लेने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आप देखिए इसके बाद रेस्पायरेशन। ठीक है, तो देखिए NCERT लिखती है कि ब्रीदिंग को ही आप क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ब्रीदिंग इज कॉमनली कॉल्ड रेस्पिरेशन। हालांकि ये वाली बात उतनी ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि ब्रीदिंग आपकी फिजिकल प्रोसेस है, इसमें क्या है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। ब्रीदिंग में आपके फिजिकल प्रोसेस है, ब्रीदिंग में आपके इनहेलेशन और एक्सपायरेशन आता है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि रेस्पिरेशन एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, इसमें फिजिकल के अलावा केमिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है। तो आप कह सकते हैं कि ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक स्टेप है, ना कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है। लेकिन NCERT फिर भी बोलती है कि ब्रीदिंग इज़ कॉमनली कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो मैंने आपको क्या कहा कि रेस्पिरेशन क्या है आपके, रेस्पिरेशन एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, फिजिको केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, और आप देखेंगे रेस्पिरेशन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, और उसका एक स्टेप क्या है, उसका एक स्टेप ब्रीदिंग है। ठीक है, तो ये है आपके क्या,
इसमें आपकी 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व 5 स्टेप। और इसका पहला स्टेप ही क्या है आपके, ब्रीदिंग। ठीक है, इसका पहला स्टेप ही क्या है आपकी, ब्रीदिंग। ओके, चलिए तो अब आप देख लीजिए इसको इस तरह से। ये मान लीजिए ये मैंने बनाया, ठीक। चलिए तो ये देखिए आप ध्यान से, चलिए अब ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले स्टेप क्या है आपकी रेस्पिरेशन का, सबसे पहले स्टेप है आपकी ब्रीदिंग। ठीक है, और ब्रीदिंग में आप करते क्या है, ब्रीदिंग में आप सांस को हवा को या सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले स्टेप क्या है आपके, आपने हवा ली आपके लंग्स में और आपने हवा छोड़ी आपके बाहर। तो ये हो गए आपके क्या, ब्रीदिंग। ठीक है, तो अब सुनिए ध्यान से। देखिए ब्रीदिंग को आप पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। ब्रीदिंग को और क्या बोलते हैं आप, पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, और पल्मोनरी वेंटिलेशन क्यों बोलते हैं, पल्मोनरी का मतलब होता है आपके लंग्स और वेंटिलेशन का मतलब होता है आपके मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हवा के अंदर लंग्स के अंदर हवा जा रही है और लंग्स से बाहर हवा आ रही है। ठीक है, तो हवा का मूवमेंट हो रहा है आपके लंग्स में, इसीलिए इसको क्या बोला, पल्मोनरी वेंटिलेशन, मूवमेंट ऑफ एयर इन लंग्स। ठीक है, तो इसलिए इसको ब्रीदिंग को आप क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या है देखिए आपके, पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग। आपके हवा आई आपके कहाँ पे, लंग्स में, और आप देखेंगे हवा क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इसमें आपकी ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है। ठीक है, और नाइट्रोजन और अदर गैसेस भी होती हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखी आपकी क्या, ऑक्सीजन, CO2। ठीक है, नाइट्रोजन क्यों नहीं लिखी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आ गई आपके क्या, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आ गई आपके। चलिए अब दूसरा स्टेप देखिए क्या होता है रेस्पिरेशन में। दूसरा स्टेप देखिए क्या है, अब आप देखेंगे कि यहाँ जो ब्लड है, यहाँ पे जो ब्लड है लंग्स में पहले सबसे पहले लेबल कर देते हैं इसको। देखिए ये जो आपके वेसल होती है, ब्लड वेसल्स, जो आपके हार्ट के अंदर ब्लड लेके आती है। ठीक है, तो वो ब्लड वेसल जो हार्ट में ब्लड लेके आए उसको आप बोलते क्या है, वेन।
ठीक है, तो ये क्या है, वेन है, और ये लंग्स से लेके आ रही है ब्लड को, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं आप, पल्मोनरी वेन। ठीक है, ओके। चलिए अब आप देखिए ध्यान से, ये जो वेसल है ये लंग्स में आपके ब्लड लेकर आ रही है। ठीक है, तो ऐसी वेसल जो हार्ट से दूर लेके जाए ब्लड को, ठीक है, ऐसी वेसल जो हार्ट से लेकर जाए ब्लड को, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप आर्टरी। और क्योंकि ये लंग्स में लेके जा रही है इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब आप देखिए ऐसी वेसल जो हार्ट से दूर लेके जाए उसको आप बोलते क्या है, आर्टरी। और क्योंकि ये बॉडी टिश्यू में लेके जा रही है, ये वाली वेसल बॉडी टिश्यू में लेके जा रही है ब्लड, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, सिस्टमिक। ठीक है, सिस्टमिक का मतलब होता है बॉडी। ठीक है, बॉडी, इसको आप बोलते हैं सिस्टमिक आर्टरीज। ठीक है, अब आप देखिए जो बॉडी टिश्यू से ब्लड आपके हार्ट में लेके आ रही है, तो ऐसी वेसल जो हार्ट में लेके आती है ब्लड उसको आप क्या बोलते हैं, वेन। और क्योंकि बॉडी टिश्यू से लेके आ रही है इसलिए इसको आप क्या बोलेंगे, सिस्टमिक वेन। ठीक है, अब आप देखेंगे गैस एक्सचेंज आपके आर्टरीज और वेन से नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इनकी वॉल थिक होती है। अब आर्टरी वेन, आर्टरी जो है आपकी डिवाइड करती है और डिवाइड करने के बाद आपकी छोटी छोटी सी कैपिलरीज बनाती है। ठीक है, और कैपिलरीज की वॉल काफ़ी थिन होती है। अब आप देखेंगे सिर्फ एक सेल थिक होती है, इसकी जो कैपिलरीज की वॉल होती है वो काफ़ी थिन होती है, मतलब सिर्फ एक सेल की ही बनी होती है। तो यहाँ से आपके गैस एक्सचेंज होता है, गैस, न्यूट्रिएंट सब कुछ आपके कैपिलरीज से ही एक्सचेंज होता है, आर्टरीज और वेन से एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये बॉडी टिश्यू की आपके कैपिलरीज हैं, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं, सिस्टमिक कैपिलरीज। तो ये क्या है, सिस्टमिक कैपिलरीज। ठीक है, और ये लंग्स में कैपिलरीज हैं, तो आप इनको क्या बोलेंगे, ये हैं आपके क्या, पल्मोनरी कैपिलरी। ठीक है, और आप देखेंगे ये जो एयर फिल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है लंग्स के अंदर, इनको आप क्या बोलते हैं, इनको आप बोलते हैं एल्वलाई। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो एल्वलाई से ही आपकी गैस एक्सचेंज होता है लंग्स में। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, तो पहला स्टेप क्या है आपकी, ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग में आपने क्या करा, पहले आपने हवा को इनहेल किया, इनहेलेशन किया, इंस्पायर किया, और अब हवा आपके लंग्स में पहुंच चुकी है, आपकी एल्वलाई में हवा पहुंच चुकी है। ठीक है, अब देखा आपने यहाँ पर जो ब्लड है, जो पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, और क्यों है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ पर अपनी हाई कंसंट्रेशन है, एल्वलाई में इसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, और पल्मोनरी कैपिलरी में जो ब्लड है उसमें इसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो ये ऑक्सीजन अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले रीजन में आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि पल्मोनरी कैपिलरी में जो ब्लड है, ठीक है, जो आपके पल्मोनरी आर्टरी से आ रहा है, उसके अंदर आप देखेंगे CO2 की कंसंट्रेशन हाई है, और यहाँ पर एल्वलाई में CO2 की कंसंट्रेशन लो है। ठीक है, क्यों है वो उस पर आप ध्यान मत दीजिए, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इसीलिए सॉरी, तो इसलिए आप देखेंगे कि CO2 आपके कहाँ चली जाएगी, यहाँ पल्मोनरी कैपिलरीज से एल्वलाई में चली जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एल्वलाई में हाई है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पल्मोनरी कैपिलरी के ब्लड में लो है, इसलिए ऑक्सीजन आपके कहाँ आ जाएगी, एल्वलाई से पल्मोनरी कैपिलरी में आ जाएगी। ठीक है, और आप देखेंगे CO2 की कंसंट्रेशन इसमें पल्मोनरी कैपिलरी की जो ब्लड है उसमें हाई है और एल्वलाई में इसकी कंसंट्रेशन लो है, इसलिए CO2 आपके कैपिलरीज से कहाँ चली जाएंगी, एल्वलाई में चली जाएंगी। ठीक है, तो आप देखेंगे दूसरा स्टेप क्या है आपकी, दूसरा स्टेप है आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस किस के बीच में, बिटवीन पल्मोनरी कैपिलरी एंड
एल्वियोलाई, ठीक है। और ये आप देखेंगे जो एक्सचेंज होता है ये होता है आपके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन। तो गैस एक्सचेंज होता है आपके किससे, सिंपल डिफ्यूजन से। चलिए ठीक है। अब तीसरा स्टेप देखिए, अब यहाँ पर आपके ऑक्सीजन आ गई। अब ऑक्सीजन ब्लड से आपके कहाँ पहुँचेगी, हार्ट में, और हार्ट से आपके कहाँ पहुँचेगी, आपकी बॉडी टिश्यू में, ठीक है। तो बॉडी टिश्यू में आपके क्या पहुँच गई, ऑक्सीजन पहुँच गई। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ हुआ, लंग्स से कहाँ हुआ, आपके बॉडी टिश्यू में, ठीक है। अब बॉडी टिश्यू में क्या है, आपके ग्लूकोज है, ठीक। तो यहाँ पे आपके क्या है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज आप देखेंगे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म होगा ऑक्सीजन की मदद से। और ग्लूकोज टूटने के बाद क्या बनाएगा, CO2, वाटर और एनर्जी, ठीक है। एनर्जी वही ATP। तो ग्लूकोज टूटा ऑक्सीजन की मदद से और क्या बनाया, CO2, वाटर और एनर्जी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, लो है। बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन आया है एल्वलाई से, तो इस वाले ब्लड में आपके ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, आपके हाई होगी। तो यहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ आप देखेंगे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो इसीलिए ऑक्सीजन आपके कहाँ डिफ्यूज़ कर जाएगी, ये देखिए सिस्टमिक कैपिलरीज से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ कर जाएगी आपके कहाँ पर, बॉडी टिश्यू के अंदर, ठीक है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे CO2 बन रहा है, तो CO2 की कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, हाई। और आप देख रहे हैं यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, लो है। क्यों है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब CO2 यहाँ से CO2 आपके कहाँ डिफ्यूज़ कर जाएगी, CO2 डिफ्यूज़ कर जाएगी आपके कहाँ पे, सिस्टमिक कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। तो CO2 फिर क्या होगा, फिर CO2 यहाँ से आपकी यहाँ आएगी और हार्ट से होते हुए आपके कहाँ चली जाएगी, यहाँ पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में आएगी, ठीक है। तो ये देखिए ट्रांसपोर्ट हो रहा है गैसेस का, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट लंग्स से बॉडी टिश्यू में, और CO2 का ट्रांसपोर्ट बॉडी टिश्यू से कहाँ पर, लंग्स में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और ये किसकी मदद से हो रहा है, ये हो रहा है आपकी ब्लड की मदद से। तो तीसरा स्टेप मैंने क्या बताया आपको, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ठीक है। और गैसेस कौन सी हैं आपके, वही CO2 और O2, ठीक है। अब आप बताइए कि यहाँ पर आपके हवा में नाइट्रोजन भी होगी, ठीक है, जैसे मैं आपको बताया था, और गैसेस भी होंगी, तो वो क्यों डिफ्यूज़ नहीं कर रही आपके ब्लड में। तो आप देखेंगे कि CO2 और O2 आपकी सॉल्युबल होती हैं ब्लड के अंदर, लेकिन नाइट्रोजन और दूसरी गैसेस आपके ब्लड में सॉल्युबल नहीं होती हैं, इसीलिए वो यहाँ से यहाँ पर डिफ्यूज़ नहीं करेंगी, ठीक है। सिंपल इसका यही एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए चौथा, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गई O2, ओके। तो जब यहाँ पे आपके O2 ट्रांसपोर्ट हो गई, तो O2 के ट्रांसपोर्ट के बाद आप क्या होगा, O2 आपके कहाँ चली जाएगी, बॉडी टिश्यू में, और CO2 आपकी कहाँ चली जाएगी, बॉडी टिश्यू से आपकी सिस्टमिक कैपिलरीज में। तो चौथा स्टेप क्या हो गया आपके, चौथा स्टेप हो गया आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी और बॉडी टिश्यू, ठीक है। तो चौथा स्टेप हो गया आपके क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और गैसेस वही हैं CO2 O2 बिटवीन, ठीक है, बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड बॉडी टिश्यू। और होता किससे है, वही सिंपल डिफ्यूजन से, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ओके, चलिए अब आते हैं आपके किस पे, चलिए तो ये आप देखिए यहाँ पे
ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो गई, तो ऑक्सीजन करेगी क्या, आपके ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, तो पांचवा स्टेप क्या है आपके, कैटाबॉलिज्म ऑफ फूड। अब फूड क्यों बोला मैंने, क्योंकि आप देखेंगे जो आप खाना खाते हैं वो उसमें सिर्फ आपके कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट मतलब जैसे कि स्टार्च, तो स्टार्च टूटता है आपके ग्लूकोज में। तो जो आप खाना खाते हैं वो आपकी मिक्स डाइट होती है, उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट भी हैं जैसे स्टार्च, उसमें आपके आप देखेंगे फैट्स भी हैं, ठीक है, उसमें आपके प्रोटीन भी होते हैं। तो आपकी जो डाइट होती है वो मिक्स्ड होती है। और प्रोटीन किस में टूटते हैं, आपके अमाइनो एसिड में। फैट किस में टूटते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्लूकोज भी हो सकता है सबस्ट्रेट। ठीक है, तो जो फूड है जो टूट रहा है, जिसका कैटाबॉलिज्म हो रहा है, वो आपके ग्लूकोज भी हो सकता है, वो आपके अमाइनो एसिड भी हो सकता है, और वो आपके फैटी एसिड भी हो सकता है, और ग्लिसरॉल भी हो सकता है। तो इनका ब्रेकडाउन भी हो सकता है ग्लूकोज के अलावा। ठीक है, लेकिन जनरली हम ग्लूकोज के लिए पढ़ते हैं, इसलिए मैंने ग्लूकोज लिखा है यहाँ पे। तो चौथा स्टेप क्या है, सॉरी पांचवा स्टेप क्या है आपकी, कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, ब्रेकडाउन। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। और फूड क्या है आपके, जैसे ग्लूकोज, ठीक है, या कह लीजिए आप अमाइनो एसिड, या कह लीजिए आपके क्या फैटी एसिड्स। ठीक है, तो किस पर्पज से कैटाबॉलिज्म हो रहा है आपके, तो ये ग्लूकोज जब टूटेगा, जब इस फूड का कैटाबॉलिज्म होगा तो आपके एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और साथ में आपकी CO2 भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, टू प्रोड्यूस एनर्जी, है ना, एनर्जी के लिए। और आप देखेंगे साथ में आपकी क्या प्रोड्यूस होगी, एंड CO2। और CO2 क्या है, सेल के लिए वेस्ट है, सेल के लिए क्या है, हार्मफुल वेस्ट। ठीक है, तो सेल के लिए हार्मफुल वेस्ट है, इसीलिए सेल इसको एक्सक्रीट कर देगा बाहर। सेल इसको कहाँ कर देगा, सेल इसको ब्लड में एक्सक्रीट कर देगा, और ब्लड फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर देगा कहाँ पर, ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट कर देगा लंग्स में। ठीक है, और फिर लंग्स से आप देखेंगे ये आपकी पल्मोनरी कैपिलरीज से आपके कहाँ चले जाएगा, एल्वलाई में डिफ्यूज़ कर जाएगा, और फिर एल्वलाई में पहुँचने के बाद आप इसको एक्सहेल आउट कर देंगे, तो ये बॉडी के बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हार्मफुल वेस्ट है और इसीलिए एक्सक्रीट हो जाता है, एक्सक्रीटेड आउट। चलिए, तो ये आपने क्या पढ़ लिया, रेस्पिरेशन। तो मैंने आपको बताया था कि ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है। तो देखिए इसमें कौन कौन से प्रोसेस फिजिकल हैं, एक तो यही ब्रीदिंग। ठीक है, तो ब्रीदिंग तो आपकी फिजिकल है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन। ठीक है, ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। फिर दूसरा स्टेप देखिए क्या है, दूसरा स्टेप है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वलाई और पल्मोनरी कैपिलरी, तो ये भी क्या है आपकी फिजिकल प्रोसेस। ठीक, और उसके बाद आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये भी फिजिकल प्रोसेस है, इसमें भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। और आप देखेंगे चौथे स्टेप क्या है आपके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी और बॉडी टिश्यू, ये भी फिजिकल प्रोसेस है। और लास्ट प्रोसेस क्या है आपके, कैटाबॉलिज्म, ये आपके केमिकल प्रोसेस है, इसमें आपके केमिकल बॉन्ड्स टूटेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो है आपके क्या है, ये आपके केमिकल प्रोसेस है, बाकी चारों क्या हैं आपके फिजिकल प्रोसेस हैं। तो इसीलिए ये क्या है आपके फिजिको केमिकल प्रोसेस। ठीक है, चलिए, और ये मैं बता दूं आपको कि ये जो आपके स्टेप्स हैं ये कोई एक के बाद एक नहीं होते हैं, ये आपके सब साथ में होते हैं। जब आप ब्रीथ कर रहे हैं, इनहेलेशन कर रहे हैं, उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है। ठीक है, उस टाइम पे आपके गैस एक्सचेंज भी हो रहा है आपके। ठीक है, और उस टाइम पे आपके कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है ग्लूकोज का। तो ये एक के बाद एक नहीं होते हैं, ये सब साथ में हो रहे हैं। तो ये तो सिर्फ पढ़ाने की वजह से, ठीक है, कन्वीनियंस की वजह से स्टेप के फॉर्म में लिख दिया है मैंने, लेकिन ये सब साथ में ही होते हैं। ठीक है, ये सारे स्टेप आपके साथ में ही होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं सारे। ठीक है, और एक बात और देख लीजिए जो एनसीईआरटी से बाहर है, कि ये जो एक्सचेंज होता है एल्वलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में, इसको आप बोलते क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जो एक्सचेंज होता है गैसेस का सिस्टमिक कैपिलरी और बॉडी टिश्यू के बीच में, इसको आप बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए, तो एक बार इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। रेस्पिरेशन देखिए, पहले ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें आप सांस अंदर लेते हैं और फिर सांस बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो इनहेलेशन या इंस्पिरेशन और एक्सहेलेशन
या एक्सपायरेशन, ठीक है। और एनसीईआरटी लिखती है कि रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग ही है, मतलब ब्रीदिंग इज़ कॉमनली कॉल्ड रेस्पिरेशन। लेकिन आप जानते हैं रेस्पिरेशन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, इसमें आपके मैंने 5 स्टेप बताए, ठीक है। और ब्रीदिंग क्या है आपके, एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन आपके फिजिको केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन का एक स्टेप क्या है, ब्रीदिंग है। पहला स्टेप क्या है, ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग को आप क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और चौथा स्टेप क्या बताया मैंने आपको, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड बॉडी टिश्यू। फिर लास्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि कैटाबॉलिज्म ऑफ फूड, या कि ग्लूकोज या अमाइनो एसिड या फैट टू प्रोड्यूस एनर्जी। और साथ में क्या प्रोड्यूस होगी, आपकी CO2 प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और CO2 को सेल एक्सक्रीट कर देगा क्योंकि वो हार्मफुल वेस्ट है। बस चलिए, तो अब बात कर लेते हैं आपके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं आपके क्या, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर या ऑर्गन्स, ठीक है। तो अब आप देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मतलब ब्रीथ करने का तरीका। अब आप देखेंगे कि अलग अलग एनिमल अलग अलग तरह से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात लिखते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मतलब ब्रीथ करने का तरीका, या ब्रीदिंग बोल सकते हैं आप, या रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ब्रीथ करने का तरीका अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह से होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपके फिश कैसे करती हैं, आपके गिल्स से रेस्पायर। हम कैसे करते हैं, हम लंग्स से रेस्पायर करते हैं, ठीक है। फ्रॉग अपनी स्किन से भी रेस्पायर कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीथ करने का तरीका वेरी करता है। वेरी का मतलब है यहाँ पे कि डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल। तो अलग अलग जानवर अलग अलग तरह से ब्रीथ करते हैं, रेस्पायर करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल। चलिए, अब एनसीईआरटी कहती है कि ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये देखिए किस किस पे डिपेंड करता है। एक तो ये डिपेंड करता है आपके हैबिटाट पे। हैबिटाट का मतलब है कि एनिमल कहाँ रहता है, क्या वो पानी में रहता है, एक्वेटिक है, क्या वो पानी में रहता है, एक्वेटिक है, या वो ज़मीन पर रहता है, तो वो क्या हो गया आपके टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो जो ज़मीन पर रहते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल, और जो पानी में रहते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, एक्वेटिक। तो आप देखेंगे मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स आपके गिल्स से रेस्पायर करते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या यूज़ करते हैं, यूज़ गिल्स, ओके। और गिल्स से रेस्पिरेशन को आप क्या बोलते हैं, गिल्स से रेस्पिरेशन को आप बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ओके। और देखिए जो ज़मीन पे रहते हैं जानवर, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, वो मोस्टली आपके लंग्स इस्तेमाल करते हैं ब्रीथ करने के लिए, रेस्पायर करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या यूज़ करते हैं आपके, यूज़ लंग्स। और लंग्स से रेस्पिरेशन को आप क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं आप लंग्स से रेस्पिरेशन को, ठीक है। चलिए, अब आते हैं आपके दूसरा फैक्टर जिस पे आपके मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिपेंड करता है। वो क्या होता है आपके, वो होता है आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि बॉडी किस तरह से अरेंज है। तो देखिए कितने तरह का होता है,
एक होता है आपके इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ LOO। LOO का मतलब क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? तो देखिए आप, अगर बॉडी में सेल्स प्रेजेंट हैं और सेल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सेल्स आपके इंडिविजुअली प्रेजेंट है, तो सेल्स प्रेजेंट है एज लूज सेल एग्रीगेट, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किस में मिलता है आपके? ये मिलता है आपके पॉरीफेरा में, ठीक है। इसको हम अच्छे से और डिटेल में एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, अगर बॉडी में सेल्स प्रेजेंट हैं और वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट करके वो एक ही काम कर रहे हैं, तो वो जो सेल का ग्रुप है उसको आप क्या बोलेंगे? टिश्यू, ठीक है। तो आप देखिए, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपके क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स मिलकर के आपस में इंटरेक्ट करके एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे वो बन जाते हैं आपके क्या? टिश्यू। तो उस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या बोलते हैं? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये किसमें मिलता है आपके? ये मिलता है आपके सीलेंट्राटा, ठीक है। ये सीलेंट्राटा या सीलेंट्रेट्स में मिलता है। और किस में मिलता है? ये मिलता है आपके टीनोफोरा में, टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा मिलता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर सेल्स प्रेजेंट है और सेल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और अगर बहुत सारे सेल मिलकर के आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। और ऐसे बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या बोलते हैं? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये किसमें मिलता है? आपके सीलेंट्राटा और टीनोफोरा में। अब देखिए, बहुत सारे टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन बना लें, तो उसको आप बोलते क्या हैं? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये आपके किस में मिलता है? ये मिलता है आपके प्लेटी हेलमिंथिस में, ठीक है। तो ये मिलता है आपके किस में? प्लेटी हेलमिंथिस में, ओके। अब आप देखिए, अब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन प्रेजेंट है बॉडी में और वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और इंटरेक्ट करके एक ही काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे उसको क्या बोलते हैं आप? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे आप देखिए कि हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद आप देखेंगे कि खाने के डाइजेशन में आपके दो से ज़्यादा ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। जैसे आप देखिए, आपका लिवर भी इन्वॉल्व है और आपका पैनक्रियास भी इन्वॉल्व है, तो दोनों आपस में इंटरेक्ट करके आपके क्या परफॉर्म कर रहे हैं? एक कोई कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि आपके डाइजेशन का, ठीक है। तो उसको आप क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये है आपके क्या? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये आपके किस में मिलता है? ये मिलता है आपके एश्की हेलमिंथिस में, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब पॉरीफेरा, सीलेंट्रेट, टीनोफोर, प्लेटी हेलमिंथिस और एश्की हेलमिंथिस, इन सब में ब्रीदिंग का तरीका सेम है। और क्या है कि ये सिंपल डिफ्यूजन से आपकी ब्रीदिंग करते हैं, मतलब इनकी बॉडी सरफेस से गैस एक्सचेंज होता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। देखिए फॉर एग्जांपल देख लीजिए, मैं यहाँ बनाता हूँ आपके हाइड्रा। मान लीजिए मैंने एक सीलेंट्रेटा बनाया, सीलेंट्रेटा ये कौन सा सीलेंट्रेट है? ये है हाइड्रा, ठीक है। आप देखिए ये हाइड्रा के सेल हैं, ठीक। और ये चारों तरफ क्या है? आपके चारों तरफ पानी है। और पानी में आप जानते हैं, पानी में क्या होती है? आपकी डिज़ोल्व ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन कैसी है? डिज़ोल्व है। और आप देखेंगे सेल के अंदर क्या होगी? आपकी CO2 होगी। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे सेल के अंदर क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है। फूड का कैटाबॉलिज्म हो रहा है, तो ऑक्सीजन की मदद से फूड टूट रहा है, तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा और आप देखेंगे CO2 बन रहा है, तो CO2 का लेवल
ज़्यादा होगा सेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ CO2 का लेवल ज़्यादा है और पानी में CO2 का लेवल कम है, तो CO2 डिफ्यूज़ कर जाएगी बॉडी सरफेस से पानी में, और ऑक्सीजन सेल के अंदर कंज्यूम हो रही है, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या है, कम है, और बाहर पानी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन सिंपली आपके अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगी, ठीक है। तो आप देखेंगे इन सभी एनिमल में ऐसे ही बॉडी सरफेस से गैस का एक्सचेंज होता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, और सिंपल डिफ्यूजन का मतलब है कि हाई कंसंट्रेशन से गैस लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू बॉडी सरफेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। ओके, चलिए, तो यहाँ तक आपने देख लिया। तो मैंने आपको बताया कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग ये वेरी करता है, मतलब अलग अलग जानवर अलग अलग तरह से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया कि ये आपकी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो ये डिपेंड करता है आपके हैबिटेट पे कि एनिमल रहता कहाँ पर है। अगर एनिमल रहता है आपके पानी में, एक्वेटिक, तो एक्वेटिक एनिमल मोस्टली आपकी क्या इस्तेमाल करते हैं, गिल्स इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे रेस्पिरेशन को आप क्या बोलते हैं, ऐसे रेस्पिरेशन को आप बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। जो एनिमल गिल्स का इस्तेमाल करके ब्रीथ करते हैं, ऐसे रेस्पिरेशन को आप क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। और जो एनिमल ज़मीन पर रहते हैं, तो ऐसे एनिमल को आप क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल, तो वो ज़्यादातर क्या इस्तेमाल करते हैं, लंग्स, और लंग्स से रेस्पिरेशन को आप क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। अब आते हैं आपके दूसरा जिस पे डिपेंड करता है वो क्या है, आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया कि सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और इनके एग्जाम्पल लिखवाए मैंने, ठीक है। तो सेलुलर का एग्जाम्पल है आपके पोरिफेरा, टिश्यू का है आपके सिलेंटाटा, टिनोफोरा, ऑर्गन सिस्टम का, ऑर्गन लेवल का है आपके प्लेटिहेल्मिन, और ऑर्गन सिस्टम का क्या है आपके एस्के हेल्मिंथिस, और एस्के हेल्मिंथिस से लेकर बाकी सारे एनिमल ऑर्गन सिस्टम में ही आते हैं, ठीक है। और इन सब में आप देखेंगे कि गैस का एक्सचेंज सिंपली क्या होता है, आपके बॉडी सरफेस से होता है। तो बॉडी सरफेस से आपके ऑक्सीजन आपकी एब्जॉर्ब हो जाती है, और CO2 बॉडी सरफेस से आपके डिफ्यूज़ होकर बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चली जाती है, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं आपके किसकी, एस्के हेल्मिंथिस के बाद आप देखेंगे क्या आते हैं, एनालिट्स। और एनालिट्स में आप देखेंगे एग्जाम्पल दे रखा है अर्थवॉर्म का, और अर्थवॉर्म किससे रेस्पायर करता है, तो अर्थवॉर्म करता है आपके किससे, मॉइस्ट क्यूटिकल से। अब ये मॉइस्ट क्यूटिकल क्या होती है, देखिए जैसे आपकी बॉडी पे, आपकी पूरी बॉडी पे आपके देखेंगे केराटिन की डिपोजिशन हो रहा है, केराटिन, ठीक है। यहाँ देखिए मेरी स्किन पे केराटिन है, यहाँ पे थोड़ा सा पाम में ज़्यादा केराटिन होता है, यहाँ स्किन पे थोड़ा सा कम केराटिन है, बाकी ये वाली स्किन पे केराटिन का डिपोजिशन होता है आपकी पूरी बॉडी पे। तो ऐसे ही आप देखेंगे अर्थवॉर्म की बॉडी पे आपके किस चीज़ का डिपोजिशन है, आपके क्यूटिकल है, ठीक है। तो उसकी बॉडी की कवरिंग क्या है, क्यूटिकल, और वो क्यूटिकल आपके तरह ड्राई नहीं है, कैसी है, मॉइस्ट क्यूटिकल है, ठीक है। तो वो मॉइस्ट क्यूटिकल से ही आपके रेस्पायर करता है। तो इस मॉइस्ट क्यूटिकल के अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है, और फिर वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसी मॉइस्ट क्यूटिकल के अंदर आपके CO2 डिफ्यूज़ हो जाती है बॉडी से, और फिर इन्वायरमेंट में डिफ्यूज़ हो जाती है आपके इसी मॉइस्ट क्यूटिकल से। तो आप देखेंगे कि अर्थवॉर्म किससे रेस्पायर करता है, इस मॉइस्ट क्यूटिकल से, ठीक है। आगे देखिए, एनालिडा के बाद आएगा आपके क्या, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो अब आप देखिए आर्थ्रोपोडा में आप देखेंगे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे आप देखिए क्या होते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे गिल्स, और गिल्स आपको कहाँ मिलते हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में, ठीक है। तो जो पानी वाले आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो गिल्स से रेस्पायर करते हैं, ठीक है। तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स जैसे आपके क्रस्टेशियन, ठीक है। तो क्रस्टेशियन आपके जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं उनको बोलते हैं आप क्या, क्रस्टेशियन। ये आपके असल में एक सब फाइलम होता है आर्थ्रोपोड का ही। तो क्रस्टेशियन जैसे आपके प्रॉन, एग्जाम्पल प्रॉन, तो प्रॉन आपके गिल्स से रेस्पायर करता है, ओके। अब आप देखेंगे इसमें आते हैं आपके बुक गिल्स, तो ये गिल्स का ही मॉडिफिकेशन होता है, बुक गिल्स,
ठीक है। तो इनका जो अपीयरेंस होता है कुछ ओपन बुक जैसा होता है, इसलिए इनका नाम क्या है, बुक गिल्स। ठीक है। तो बुक गिल्स से कौन रेस्पायर करता है आपके, ये करता है लाइमुलस, लाइमुलस। ठीक है। और एक होते हैं आपके बुक लंग्स, ये लंग्स का ही मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है। और देखने में बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आपके ओपन बुक का अपीयरेंस होता है ना, बुक के जो पेजेस होते हैं उनका अपीयरेंस जैसा होता है, तो ऐसा होता है कुछ। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अगर बना के, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो कुछ इस तरह से दिखता है, और इनको आप क्या बोलते हैं, बुक लंग्स। और बुक गिल्स भी ऐसे दिखते हैं आपको कुछ। तो बुक गिल्स, बुक लंग्स। और बुक लंग्स आपके कौन इस्तेमाल करते हैं, ये करते हैं आपके स्पाइडर और, ठीक है, स्पाइडर और स्कॉर्पियन। ठीक है, स्कॉर्पियन। ठीक है। तो स्कॉर्पियन, स्पाइडर और स्कॉर्पियन आपके बुक लंग्स से रेस्पायर करते हैं। और ये देखेंगे आपके आर्थ्रोपोड्स के अंदर ही मिलता है, इसको आप क्या बोलते हैं, ट्रैकियल सिस्टम। और ट्रैकियल सिस्टम से आपके कौन रेस्पायर करते हैं, ये आपके इंसेक्ट रेस्पायर करते हैं। तो इंसेक्ट्स आपके ट्रैकियल सिस्टम से रेस्पायर करते हैं। ठीक है। तो आपने देखा एनलिट्स, जैसे कि अर्थवर्म मॉइस्ट क्यूटिकल्स है। आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स में आप देखेंगे गिल्स से भी रेस्पायर करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन। बुक गिल्स, लाइमुलस, बुक लंग्स, स्पाइडर, स्कॉर्पियन। और ट्रैकियल सिस्टम जैसे कि इंसेक्ट। ठीक है। तो अब आप देखिए इसके बाद इसके बाद देखिए, अब आप इधर मिटा देते हैं इसको। आर्थ्रोपोड्स के बाद आएंगे आपके क्या, मोलस्क। और आप देखेंगे मोलस्क का, ठीक है। तो मोलस्क आपके रेस्पायर करते हैं फेदर लाइक गिल्स। ठीक है। तो उसको फेदर लाइक गिल्स जो ऑर्गन होता है उसको आप टिनिडिया बोलते हैं, तो वो टिनिडिया से रेस्पायर करते हैं। ठीक है। तो ये करते हैं आपके किससे, फेदर लाइक गिल्स, फेदर लाइक गिल्स। ठीक है। इसके बारे में हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, और इनको आप टिनिडिया भी बोलते हैं। ओके, चलिए अब मोलस्का के बाद आते हैं आपकी कौन, मोलस्का के बाद आते हैं आपके एकाइनोडर्म्स, एकाइनोडर्म्स। ठीक है। तो एकाइनोडर्माटा और एकाइनोडर्म्स में आप देखेंगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। ठीक है। वहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, इसके बारे में और एनिमल किंगडम में डिटेल में पढ़ेंगे वो तो। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम से ही आपके ये रेस्पायर करते हैं। ठीक है। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम में आप देखेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम में आपके एक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं जिनकी वजह से ये पॉसिबल होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, ट्यूब फीट्स। ठीक है। तो ये ट्यूब फीट्स इन्वॉल्व होते हैं आपके किस में, वाटर वेस्कुलर सिस्टम में। ठीक है। अब आप देखेंगे एकाइनोडर्म्स के बाद आता है आपके कौन, हेमिकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डाटा। और हेमिकॉर्डाटा यानी कि हेमिकॉर्डेट्स आपके गिल्स से रेस्पायर करते हैं। ठीक है। और अब आते हैं आपके किस पे, कॉर्डेट्स। ठीक है। और कॉर्डेट्स में हम देखेंगे वर्टिब्रेट्स में, और वर्टिब्रेट्स में आप देखेंगे फिशेस। फिशेस आप जानते हैं, फिशेस रेस्पायर करती हैं आपके गिल्स से। ठीक। और एम्फीबियन, एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग। और फ्रॉग के अंदर आप देखेंगे कि फ्रॉग रेस्पायर कर सकता है आपके स्किन से, रेस्पायर भी कर सकता है फ्रॉग। तो एम्फीबियन आपके स्किन से कर सकते हैं, और स्किन से रेस्पिरेशन को आप क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो ये स्किन से रेस्पायर कर सकते हैं, ये आपके गिल से भी रेस्पायर कर सकते हैं, और गिल से रेस्पिरेशन को आप क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है। और ये लंग्स से भी रेस्पायर कर सकते हैं, और लंग्स रेस्पिरेशन को आप क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन।
ठीक है, लंग्स से भी कर सकते हैं। और आप देखेंगे ये अपनी बक्कल कैविटी और इनकी बक्कल कैविटी के पीछे आपकी फेरिंग्स, ये दोनों एक ही कैविटी होती हैं, ठीक है। तो इस बक्कल कैविटी और फेरिंग्स की कैविटी को आप क्या बोलते हैं, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। और इनकी जो वॉल होती है वो काफ़ी वेस्कुलराइज्ड होती है, मतलब उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी से भी आपके रेस्पायर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके मुंह में हवा भर लेंगे और फिर हौले हौले हवा आपके इन बक्कोफेरेंजियल कैविटी की वॉल में ब्लड वेसल जो होती हैं उनमें डिफ्यूज़ हो जाती है आपके ऑक्सीजन, ठीक है, और CO2 बाहर डिफ्यूज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी से भी कर सकते हैं, बक्कोफेरेंज से, ठीक है। तो बक्कोफेरेंज से भी कर सकते हैं ये रेस्पायर। और इसको आप क्या बोलते हैं, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। चलिए, तो अब देखते हैं आपके अब आपके क्या बचे, अब आपकी बची आपके एप्स, ठीक है, और मैमल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स ही बचे, रेप्टाइल्स, ठीक है। और आप देखेंगे ये सब आपके किससे करते हैं, लंग्स से रेस्पिरेशन। और लंग रेस्पिरेशन को आप क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं फटाफट से। मॉलस्क करते हैं आपके फेदर लाइक गिल्स, टिनिडिया से। एकानोडर्म्स के पास कोई स्ट्रक्चर तो नहीं होता है, कोई ऑर्गन तो नहीं है रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम से रेस्पायर कर सकते हैं। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम में आपके जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, ट्यूब फीड, ठीक है। और आप देखेंगे हेमिकॉर्डेट्स गिल्स से करते हैं। हेमिकॉर्डेट्स के बाद आपके कॉर्डेट्स में आप देखेंगे फिशेस गिल्स से करती हैं। एम्फीबियन आपके स्किन से भी कर सकते हैं। तो स्किन से रेस्पिरेशन को आप क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये गिल्स से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं और गिल्स रेस्पिरेशन को आप बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और ये आपके लंग्स से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं और लंग्स से रेस्पिरेशन को आप बोलते हैं क्या, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और आप देखेंगे ये इनकी बक्कल कैविटी और फेरिंग्स कैविटी एक ही कैविटी होती है और उसको आप क्या बोलते हैं, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, ठीक है। तो ये बक्कोफेरेंज से भी रेस्पायर कर सकते हैं क्योंकि बक्कोफेरेंज की वॉल आपके हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है, उनमें खूब सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ पे आपकी गैसेस डिफ्यूज़ कर जाती हैं आराम से। और बक्कोफेरेंज से रेस्पिरेशन को आप क्या बोलते हैं, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स आपके लंग्स से रेस्पायर करते हैं, ठीक। चलिए इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपके कि प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर विथ CO2 प्रोड्यूस बाय सेल इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना, एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना CO2 से जो आपके सेल ने प्रोड्यूस की है। तो आपके सेल ने जो CO2 प्रोड्यूस की है वो आपके बाहर चली जाती है और उसके बदले में आपके ऑक्सीजन आ जाती है एटमॉस्फेरिक एयर में से। और इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। तो ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना, ये क्या है, ब्रीदिंग। लेकिन NCERT ये भी कहती है कि ब्रीदिंग इज़ कॉमनली कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा आपके, बोथ, ठीक है। सिर्फ ब्रीदिंग नहीं, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन बोथ। इनकरेक्ट मैच। हेमिकॉर्डाटा आपके गिल्स से रेस्पायर करते हैं, तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ट्रैकियल सिस्टम फ्यू इंसेक्ट गलत, मोस्ट इंसेक्ट। एप्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स से करते हैं, बिल्कुल ठीक है। प्लेटिहेल्मिन्ट्स बॉडी सरफेस से करते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन, बिल्कुल ठीक है, ठीक है।